आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। ईरान और इजरायल के बीच में जो जंग के हालात हैं, जो युद्ध की स्थिति है, वो और ज्यादा भीषण होती हुई नजर आ रही है। इन सब के बीच ही अपडेट एक और बड़ा जानिए। इजरायल ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ यहां कार्रवाई की है। इजरायल की एयर स्ट्राइक से हिज्ब पर बड़ी तबाही की खबर है। इजरायली हमले में मारा गया है हाशिम सफुद्दीन। हमले के 19 दिन बाद इजरायल ने इसकी पुष्टि कर दी है। आईडीएफ ने 19 दिन बाद मारे जाने की पुष्टि की है। इससे पहले जो अलग अलग मौत की पुष्टि हुई है वो सबूतों के साथ हुई है। इस बार भी आईडीएफ की तरफ से ये पुष्टि की गई है। बेरूत के दहिया में इजरायल ने ढेर कर दिया है सैफुद्दीन को। कुर्सी संभालने से पहले ही मारा गया हाशिम सफुद्दीन। नसरल्लाह के मारे जाने के बाद माना जा रहा था कि हाशिम सफुद्दीन की तरफ से जिम्मेदारी संभाली जाएगी हिजबुल्लाह की। इजरायली हमले में 25 और नेता भी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है जिस पर निगाहें अलग अलग देशों की बनी हुई हैं, क्योंकि टकराव की स्थिति ईरान इजरायल के बीच में बढ़ती रही और ऐसे में ईरान की तरफ से ये धमकियां इजरायल को मिलती रही कि बड़ा हमला होगा, बड़ी तबाही होगी। लेकिन यहाँ इजरायल ने हमला कर भी दिया, तबाही बड़ी हो भी गई। पहले हमास चीफ का मारा जाना, फिर हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना, और उसके बाद में जो जो उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आए उनका भी सफाया आईडीएफ की तरफ से किया जाता रहा है। अब सवाल ये कि कौन है आखिर ये हाशिम सफुद्दीन, ये भी आप जान लीजिए। लेबनान के शिया बहुल दक्षिण में जन्म हुआ सफुद्दीन ने ईरान के कुम में पढ़ाई की। 1990 के दशक में ईरान से लेबनान लौटा। ऐसे में नसरल्लाह का बेहद करीबी सफुद्दीन कहा जाता है। हिजबुल्लाह के जिहाद परिषद का ये बड़ा हिस्सा रहा। सैन्य अभियानों की जिम्मेदारी इसी परिषद की थी और साथ ही साथ अमेरिका में 2017 में हाशिम को आतंकी घोषित किया गया और नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से ये माना जा रहा था कि हाशिम सफुद्दीन ही है जो कि हिजबुल्लाह चीफ के तौर पर जिम्मेदारी संभालेगा। लेकिन कुर्सी संभालता, जिम्मेदारियां संभालता, उससे पहले ही आईडीएफ ने सफाया कर दिया। तबाही बड़ी हुई है, हिज्ब पर बड़ा हमला हुआ है और अब हमले के 19 दिन बाद इस बात की पुष्टि भी कर दी है कि हाशिम सफुद्दीन मारा गया है। यानी जिस तरीके से ईरान लगातार धमका रहा था इजरायल को और इजरायल एक एक करके हमलों को अंजाम दे रहा था, फिर चाहे उधर गाजा में हमास के चीफ का मारा जाना हो, फिर ईरान पर लगातार ये हमलों की जो एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है उसको देख लीजिए। लेबनान और बेरूत में जो हमला हुआ उसका नतीजा हम देख रहे हैं। अब हाशिम सफुद्दीन मारा गया है। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। कभी भी ईरान पर हो सकता है बड़ा हमला। जो अभी की जानकारी है, ईरान पर इजरायल का बड़ा हमला ये होगा, सामने आएगा। ईरान के जवाबी हमले से निपटने की तैयारी भी अब यहां पर हो रही है। कभी भी ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी है। यानी ईरान लगातार जो इजरायल को धमका रहा है, अब ईरान का अगला नंबर है। चपेट में अब ईरान आ सकता है। साथ ही साथ ईरान जो जवाबी कार्रवाई इजरायल की तरफ करेगा उससे भी निपटने की तैयारी पहले से कर ली गई है। युद्ध के हालातों के शुरू होने से पहले ही बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से निर्देश दे दिए गए थे इजरायल में कि जो भी मेडिकल कंडीशन से जुड़ी हुई इमरजेंसी होगी, खाने पीने की समस्या होगी, बंकर के इंतजाम होंगे और रसद होगा, मेडिकल इमरजेंसी के हालात, एम्बुलेंस, दवाइयाँ, ये सब कुछ पहले से जुटा लिया जाए, जो कि इजरायल में हुआ भी। अब इस बीच ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, जो जानकारी मिल रही है। नेतन्याहू ने बाकायदा मीटिंग इसको लेकर की है। नेतन्याहू की सुरक्षा कैबिनेट को इसकी जानकारी दी गई है। ईरान पर हमले की पूरी तैयारी हो चुकी है, यानी कि ईरान पर अब कभी भी बड़ी तबाही टूट सकती है। किसी भी वक्त ईरान पर अटैक हो सकता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमले की तैयारी है। अगर ईरान वहां से पलटवार करता है इजरायल पर, तो कैसे इजरायल उससे निपटेगा, इसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। यानी कि इजरायल किसी भी तरीके से कदम पीछे नहीं खींच रहा, चाहे वो गाजा में एक के बाद एक हो रहे हमले हों या फिर लेबनान में हो रहे हमले हों, उधर यमन में भी हूती विरोधियों पर जिस तरीके से हमला हुआ, अटैक हुआ, और अब ईरान अगला नंबर है जहां पर बड़ा हमला इजरायल की तरफ से हो सकता है। खबर यह है कि इजरायल की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। हमले को लेकर आईडीएफ ने किया है नया प्लान भी तैयार। हमला कब, कैसे होगा, ये सब कुछ नेतन्याहू ने हरी झंडी जैसे ही दिखाई वैसे ही अटैक शुरू हो जाएगा। अब ईरान अगला नंबर है। इजरायल के मंत्रियों को भी इसकी जानकारी है नहीं, यानी कि गोपनीय तरीके से ये सीक्रेट मीटिंग रखी गई है। मीटिंग में नेतन्याहू ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंस्ट्रक्शंस के जरिए जैसे ही हरी झंडी मिलती है तो अगला हमला ईरान पर होगा। अब ईरान में कहां कहां हमले की तैयारी है, क्योंकि हमले के लिए वो पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां हमला हो और चोट बड़ी पहुंचे। ऐसे में ईरान के लिए ये हमले वाली जगह कौन सी है? ईरानी सेना है, हथियार डिपो है, ईरानी एयरबेस है और आईआरजीसी के ठिकाने हैं।
ये वो अलग अलग पॉइंट्स हैं जहां पर इजराइल हमला करेगा और हमले में बड़ी तबाही ईरान में देखी जाएगी। ईरानी सेना पर सीधे हमला होगा, हथियार डिपो यानी कि हथियार जहां पर रखे होंगे उन पर हमला होगा। ईरानी एयरबेस को निशाना बनाना है ताकि यहीं से पूरी तरह से व्यवस्था ठप हो सके। IRGC के ठिकाने, इन 4 ऐसे ठिकानों पर इजराइल की नजर है और बेंजामिन नेतन्याहू की जानकारी में रखते हुए इस हमले की पूरी तैयारी की गई है, पूरी प्लानिंग की गई है। यानी कि चोट ऐसी जगह पहुंचाना जहां से चोट में दर्द भी ज्यादा हो, नुकसान भी बड़ा हो। और इस पूरी तैयारी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने मीटिंग्स की हैं। कई ऐसे मंत्री हैं जिन्हें इन हमलों की जानकारी तक है नहीं, यानी कि बहुत गुपचुप तरीके से और बहुत ही सोच समझकर स्ट्रेटजी के साथ ये प्लानिंग की गई है, तैयारी की गई है युद्ध की। इस पर बात हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देव नासर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले यूके देव नासर, आपका रुख कर रही हूँ। जो हालात अभी बने हुए हैं, इधर गाजा में तबाही नहीं रुकी, उधर लेबनान में जो हुआ वो सबने देखा, यमन भी इसके लपेटे में आ गया और अब ईरान पर है अगला नंबर। यानी कि बेंजामिन नेतन्याहू ना तो पीछे हटेंगे, ना अपनी सेना को पीछे हटने देंगे। अब अगली तबाही का नंबर ईरान का है। पूरी दुनिया सांस रोक के उस क्षण का इंतजार कर रही है जब हमें ये खबर मिलेगी कि इजराइल की एयरफोर्स ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है ईरान के ऊपर। इसको इजराइल ने क्यों रोका हुआ है? हमें याद रखना पड़ेगा कि ईरान ने जो हमला किया था, बहुत बड़ा हमला किया था, 185 से ज्यादा जमीन से जमीन पर फायर करने वाले रॉकेट जो फायर किए थे इजराइल के ऊपर, वो तो 1 अक्टूबर को हुआ था। और अब वहां 23 दिन हो चुके हैं। इजराइल आखिर क्यों नहीं हमला कर रहा ईरान के ऊपर? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है अमेरिका का रुख। इजराइल ने अमेरिका को बार बार यह हिंट दिया है कि अमेरिका जो है अब इजराइल के हाथ को ना बांधे। इजराइल चाहता है कि वो ईरान के ऊपर हमला करे, लेकिन अमेरिका ने इजराइल के हाथों को बांधा हुआ है। कैसे, ये समझना पड़ेगा। कारण ये समझना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि अमेरिका में 5 नवंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है और जो बाइडेन नहीं चाहते कि कमला हैरिस के इलेक्शन के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको कोई नुकसान पहुंचे। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका में जो वोटर्स हैं, खासतौर से डेमोक्रेट वोटर्स हैं, वो सब आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट नहीं करते। रिपब्लिकन्स में ज्यादातर वोटर्स जो हैं वो आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट करते हैं। लेकिन डेमोक्रेट साइड में क्योंकि वोटर्स में विविधता ज्यादा है, इसलिए डेमोक्रेट्स में काफी सारे वोटर्स ऐसे हैं जो कि शायद चाहते हैं कि इजराइल थोड़ा सा रुक के चढ़े, थोड़ा सा इजराइल आस्ते आस्ते आगे बढ़े। तो अमेरिका ने इजराइल के हाथ बांध दिए हैं। कैसे, मैं बताता हूं। अमेरिका ने बैकग्राउंड से बता दिया है इजराइल को कि अगर इजराइल ने गलती से अभी 5 नवंबर के पहले ईरान पर हमला किया तो अमेरिका को बाध्य होकर इजराइल को जो वो हथियार, बम, गोले, बारूद, रॉकेट, मिसाइल सप्लाई करता है उसमें कटौती करनी पड़ेगी। इससे इजराइल थोड़ा सा सहम गया है, सकपका गया है। जिस तरीके से आपने बताया कि ईरान इजराइल के बीच में टकराव बढ़ता हुआ, ऐसे में बेंजामिन नेतन्याहू मजबूती से इस युद्ध में अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। IDF को लगातार इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं। ये साफ कर दिया गया कि देखिए, हिसाब तो चुकता हो गया 7 अक्टूबर का, लेकिन साथ ही साथ ये युद्ध जारी जब तक रहेगा जब तक कि सभी बंदूकों को छुड़ा ना ले और हमास हथियार डाल ना दे। फिर उसका असर इधर लेबनान में देखने को मिला और ईरान जिससे सीधी टक्कर अभी चल रही है। ये हालात किसी से छिपे नहीं है। शरदेंदु जी, आपको क्या लग रहा है, अगर ये टकराव की स्थिति यूं ही चलती रही, ऐसा नहीं है कि नुकसान सिर्फ एक तरफा होगा, ये चौतरफा होगा, 2 तरफा भी नहीं, चौतरफा, क्योंकि अलग अलग जगह IDF ने अटैक्स किए हैं, उनका असर हो रहा है और पलटवार की पूरी संभावना है। देखिए, जैसे पिछले कुछ दिनों से और ईरान ने जब 180 बैलिस्टिक मिसाइल फायर की थी 1 अक्टूबर को, हिजबुल्लाह ने भी कई बार देखिए उनके शहरों को नुकसान पहुंचाया है और लेटेस्ट देखिए नेतन्याहू के रेजिडेंस को भी टारगेट कर दिया था। तो कैपेबिलिटी एग्जिस्ट करती है। नुकसान जैसा आपने बोला है, इसके लिए इजराइल को भी तैयार रहना चाहिए और बहुत बड़ी तैयारी की गई है। लेकिन इजराइल इस तरीके के अटैक से विचलित नहीं होता है, वो एक सेट पैटर्न पे काम कर रहा है। नेतन्याहू साहब ने अपना 7 फ्रंट वॉर की बात कही है। 7 तरह से उनको दिशाओं में उनको थ्रेट है और उससे वो
जूझ रहे हैं। तो एक बड़े मुश्किल दौर का ये पूरा सीन है पूरे मिडिल ईस्ट में। मेरा मानना है कि देखिए इजराइल उस समय लड़ाई खत्म करेगा जब वो अपने होस्टेजेस को रिलीज करा लेगा। बगैर होस्टेज को रिलीज कराए ये युद्ध खत्म होता नहीं दिख रहा है, और हमास डिटरमिन्ड है कि उसने होस्टेजेस छोड़ना नहीं है, भले ही उसका एक एक लड़ाका मारा जाए। तो इस तहत देखिए लड़ाई चल रही है, और लेटेस्ट नॉर्थ गाजा को पूरी तरीके से सीज कर दिया गया है। अब ये सीज का मतलब है पूरी तरीके से हमास को एक्सटर्मिनेट करने की बात है, मतलब कि एक एक लड़ाकों को मारने की बात है, और साथ में उसका एनेक्सेशन भी है। जब आप पूरी तरीके से जमीन पे कब्जा कर लेंगे, एक एक हमास को मार लेंगे, तो नॉर्थ गाजा पूरी तरीके से सिक्योर हो जाता है, और फिर बाकी इलाकों में हमास का पूरा पूरा खात्मा का उन्होंने जिम्मा उठाया है। उनका मानना है कि इस तरीके के ग्राउंड ऑपरेशन से शायद वो अपने हॉस्टेजेस को रिलीज करा लेंगे। लेकिन देखिए हॉस्टेजेस ऐसी जगह में है, इतना 1 साल का युद्ध हो गया है, किस स्थिति में है, कहां कहां है, आज तक पता नहीं लग पाया। तो पूरी जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और लेटेस्ट देखिए नेतन्याहू साहब के घर के बाहर इजरायलियों ने प्रोटेस्ट किया है कि अब आप इतनी बड़ी तबाही लेबनान में या गाजा पट्टी पे ना मचाएं, अब आपका टारगेट होना चाहिए हॉस्टेज को रिलीज करने के लिए। आपने उनकी लीडरशिप में देखिए यह्या सिनवार को भी मार दिया है, तो अब वहां कुछ बचा नहीं है। अब आप बाकी हॉस्टिलिटीज को किनारे करके हॉस्टेज को रिलीज कराने की बात करें, बंधकों को रिलीज कराने की बात करें। इसी पे देखिए तमाम तरीके की बहस चल रही है। नेतन्याहू साहब इसको मानने को तैयार नहीं, कहीं ना कहीं उनके जहन में है कि वो ईरान को भी टारगेट करेंगे। इस समय का फायदा उठाते हुए अपने सारे के सारे जो नॉन स्टेट एक्टर हैं और ईरान, यमन, सीरिया को एक भारी क्षति पहुंचाना चाहते हैं। लेबनान का करीब करीब उन्होंने तबाही मचा रखी है, गाजा पट्टी पूरी तरीके से ध्वस्त कर रखा है, इसलिए वो रुकना नहीं चाहते, क्योंकि एक बार में ही वो सारे दुश्मनों को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन ईरान पे अगर वो अटैक करते तो उसके रिपरकशन क्या होंगे? ईरान एक स्वतंत्र देश है, उसकी अलग तरीके की पूरे वर्ल्ड में स्टैंडिंग है, उसके पीछे तमाम तरीके के देश खड़े हुए हैं। लिहाजा अमेरिका इजराइल को हमेशा रोक रहा है कि वो ईरान पे अटैक ना करे। और देखिए एंथनी ब्लिंकन भी आज की डेट में नेतन्याहू से बातचीत करने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि आपने यह्या सिनवार को मार दिया, अब सीज फायर की तरफ बढ़िए, ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाइए। नॉर्थ गाजा में देखिए जिस तरीके का ऑपरेशन हुआ, लाशें सड़कों पे बिछड़ी हुई हैं, तो लिहाजा तमाम तरीके की त्रासदी है। वहां पे ह्यूमैनिटेरियन एड जा नहीं रहा है। गाजा पट्टी में एक अलग तरीके का भय का वातावरण है, भुखमरी फैली हुई है, ह्यूमैनिटेरियन एड बिल्कुल नहीं पहुंचे। ह्यूमैनिटेरियन एड की 400 ट्रकें वहां जानी थी, वहां चुनिंदा ट्रकों का ही सिर्फ आवागमन हो रहा है। तो स्थिति खराब है। लेबनान में भी आपने तमाम तरीके की तबाही मचा दी है। पूरा विश्व एक सुर में बोल रहा है कि अब आप सीज फायर के लिए बढ़े। नेतन्याहू साहब को इसको बिल्कुल समझना सही बात पड़ेगा। है। जब लेकिन यह्या सिनवार को ईरान मारने के बाद आईडीएफ की तरफ से, आईडीएफ चीफ की तरफ से बता दिया गया कि 7 अक्टूबर का हिसाब चुकता हो गया, उसके बाद से उम्मीद ये जताई जाने लगी